शुक्रिया, आप सभी को जय भीम। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया, लेकिन किससे? सीधा और सीधा कहना है कि आरएसएस और बीजेपी से देश और संविधान को बचाओ, सीधा। अभी एक हफ्ता पहले यहाँ मैं एक कार्यक्रम में था, शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्ग का कार्यक्रम था, यूट्यूब पे होगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एक शपथ दिलवाई थी सबको, विस्तार से तो नहीं बताऊंगा क्या क्या था क्योंकि समय कम है, मुझे भी एक बुक रिलीज में जाना है प्रेस क्लब। और शपथ का लब्बो लुआब ये था कि अगर तुम्हारा बाप, माँ, भाई, बहन, जात, रिश्तेदार कोई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ कैंपेन करो, उसको हरवाओ। छुट्टी लो, पैसा खर्चा करो, तब हरवाओ। सीधा और सीधा ये लड़ाई है। भाई आरएसएस और बीजेपी से क्यों कह रहा हूं? मैं कई बार कहता हूं कि धर्म युद्ध है संविधान और मनुस्मृति के बीच है। तो मैं दलित हूं और मुझे गर्व है इस बात का कि संविधान और मनुस्मृति के बीच ये लड़ाई है। तो हमारे कई सवर्ण साथी नाराज हो जाते हैं। इस भारत का एक भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस भारत का एक भी पॉलिटिशियन ये बता दे कि आरएसएस की विचारधारा कहां से आती है, उसी दिन से मैं कहना छोड़ दूंगा। सीधा और सीधा ये लड़ाई है। और मनुस्मृति खाली शूद्र अतिशूद्र के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी बुरा प्रावधान है, वैश्यों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है, सबके लिए है। अदीब साहब थोड़ा सा निराश दिख रहे थे। राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये राम राष्ट्र आएगा तो संबुक भी आएगा। और इस बार संबुक सैटेलाइट कैमरा लगा के आएगा कि छुप के कोई वार न करे। अगर द्रोणाचार्य आएगा तो इस बार एकलव्य भी आएगा, इस बार अंगूठा नहीं देगा। इस बार जो है हो सकता है गुरुजी का सर ही मांग ले। और इसलिए निराशा की बात नहीं है, ऐसे ऐसे युग आते रहे इतिहास में। मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ाता हूं। और इसी दिल्ली में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 26 साल पढ़ा चुका। और इसी दिल्ली में मैंने कहा कि संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी। आरएसएस के पास बहुत तरीके हैं। बाबरी मस्जिद ढाने के लिए भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत जी इशारा कर गए, मैं भी इशारा ही कर देता हूं कि यहां बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तमाम है। उसी के थ्रू ध्वस्त होगा, उसी के थ्रू ध्वस्त किया जाएगा। और यह अकारण नहीं है कि सेमिनार में जजेस कुछ और बोलते हैं और जब कुर्सी पर बैठते हैं तो बाबरी मस्जिद पे क्या फैसला देते हैं, आपको सब पता है। अभी लेटेस्ट चल रहा है SC ST वर्गीकरण का, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं कह सकता हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एलीट दलित हूं, तो मेरे साथ भेदभाव नहीं होता है। आइए हिंदू कॉलेज कैंपस दिखाते हैं आपको, हमारे सारे यूट्यूबर साथी आते हैं हमारे पास। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा था। प्रशांत जी चले गए, वकील साहिबा हैं, बताएंगे कि FIR होने से किसी को विदेश जाने से रोका जा सकता है। तो मुझे इंग्लैंड में अगर लेक्चर देना हो, US में लेक्चर देना हो तो रोक दिया जाता है। ये इसलिए कह रहा हूं कि इसी सिस्टम में जहां लोग पॉलिटिकल क्लास के लोग सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं जो अपना कैरियर, जान, धमकी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लगा के इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और आरएसएस बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बाकायदा कोई पॉलिटिकल क्लास का हमारे पास समर्थन, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये वर्गीकरण की वो जो बात चल रही कैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आरएसएस को किससे डर है? 10% जो गैर संवैधानिक कोटा आया उस पर तो वर्गीकरण की बात नहीं चल रही, किसका हक कौन खा रहा है। और अंबेडकर पहले डिप्रेस क्लासेस, देन शेड्यूल कास्ट बनाते हैं और सारे हजारों जातियों को एक क्लास में लाते हैं। यह कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है? सीधा से गरीबी उन्मूलन के लिए पार्लियामेंट में आप बनाइए ना, फिर अडानी अंबानी को पकड़िए, कहां से माल इतना आ गया उसके पास। आरएसएस और बीजेपी को और रूलिंग एलिट को वैसे दलितों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मैं सिर्फ दलित में ही बोल रहा हूं, उनसे प्रॉब्लम है जो उनके आंख में आंख मिला के सवाल कर रहा है, जो आर्गुमेंट कर रहा है, जो अंग्रेजी बोल रहा है, जो अच्छे कपड़े पहन रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को हटाओ। कितना जनरेशन रिजर्वेशन मिल गया। मेरे फादर क्लर्क थे, मैं दूसरी पीढ़ी हूं। चलिए हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल का बायोडाटा मांगिए, अगर मेरे से ज़्यादा पब्लिकेशन हो तो मैं समझ जाऊं, लेकिन वो प्रिंसिपल VC बन सकते हैं।
मैं नहीं बन सकता, मेरा प्रमोशन रोका जा सकता है। तो ये वैसे लोगों को रोकने का पूरा प्रोविजन है कि जो सेकंड जनरेशन आए हैं और जो यहाँ के सिस्टम पे जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, विदेश पढ़ के आ रहे हैं और इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि मनुस्मृति पे बहस करो, ज्योतिबा फुले पे बहस करो, पेरियार पे बहस करो, अंबेडकर पे बहस करो। ऐसे लोगों से समस्या है, पॉलिटिकल क्लास से फिलहाल नहीं है। वो सेटिंग हो जाएगा, कब सेकुलर हो जाता है, कब कम्युनल हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है। और जहाँ वोट मैनेज नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली वोट मैनेज हो रहा है। ठीक है ना साहब, हैं? तो मैंने इसलिए शपथ दिलवाई है। एक दिन लंबा प्रोग्राम कीजिए, आएंगे तो उस दिन तबियत से शपथ दिलवाएंगे कि राम मंदिर बना क्या, तो बोला हाँ बना। तो उसमें घंटा बजाने तुम्हें मिला क्या मौका, तो नहीं मिला, तो वोट काहे दिया फिर। चलते चलते एक पॉइंट में संविधान सभा से मैं माइनॉरिटी को लेकर अंबेडकर के 4 लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूं और सुनिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सीनियर लोग निराश हो जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, लंबा करियर है। अंबेडकर ने 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था, वही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और माइनॉरिटी के लिए कहा था, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान खाली नहीं होता है। अरे अभी तो देश में चल रहा है, तो दलित पिछड़ों को मैं रोज समझाता हूं कि मुसलमान और ईसाई तो बहाना है, असली निशाना तुम्हारा ही है। इलेक्शन के दिन जाता है, कहता है कि सारे मुसलमान विदेश चले जाएंगे और नवाब साहब की हवेली तुमको मिलने वाला है, जमींदारी मिलने वाला है। उसको गुदगुदी लगता है, रात में सपना देख के सोता है। जो संविधान से मिला था अधिकार आरक्षण, वो तो खत्म कर रहा है, और जहां अपने नहीं होता वहां कोर्ट के थ्रू खत्म करवाता है। अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, अल्पसंख्यक को जो राइट्स दिए गए थे, कि अल्पसंख्यकों को सहूलियत देने जाने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है, मेरी राय में वो सही है। इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत मार्ग अपनाया। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती है, और अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकवाद अपने सीने से लगाए रखना यह भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो, इसका उपाय किया जाना चाहिए। कोशिश यह की जानी चाहिए कि किसी समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हो। धर्मांधता की भावना, आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है सुन लीजिए, वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। धर्मांधता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों को मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। 2 बातें। पहली बात तो यह है कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, विस्फोटक शक्ति होती है। उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा है। मोदी साहब सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर 4 नवंबर 1949, हिंदी का वॉल्यूम 40 है, अंग्रेजी का वॉल्यूम 13 है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। दूसरी बात यह है, यह गौर कीजिएगा, कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथ में देना स्वीकार किया है। बहुसंख्यकों का राज्य इन्होंने निष्ठा के साथ स्वीकारा है। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना आपका कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को रखना होगा। अब अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या एकसार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक जिस दिन छोड़ेंगे, उसी दिन वे एकसार हो जाएंगे, अल्पसंख्यकवाद की बात ही नहीं रहेगी। क्या हमारे पॉलिटिकल क्लास ने, अभी तो आरएसएस भी, मैं तो मानता हूं मेरा भाई भी लड़ेगा चुनाव आरएसएस भी, मैं तो जाऊंगा कैंपेन में उसके खिलाफ लड़ाने, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी आरएसएस को लगता है कि उसने इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है, सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर रहा है। एक ही लाइफ मिलती है, या तो लड़ लो या समझौता करने वाले बहुत लोग हैं कि 2 एमपी का टिकट के लिए चाहे कुछ पैसे वैसे के लिए समझौता कर लोगा। इसके लिए फारूक साहब वैचारिक लोगों को खड़ा कीजिए। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी की बात प्रशांत जी करके गए हैं। लीडर लोग समझता है कि सब लोग आपके पास मांगने आ रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मांगने नहीं जाता है, देने जाता है। और ऐसे लोगों को पूरे भारत भर में घुमाइए, खाली कम से कम हिंदी पट्टी में, और जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि यह हिंदू राष्ट्र आ रहा है तो कुछ समाजवादियों
और कुछ अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के भी आ रहा है। इसलिए इसके बीच जाके यह बात कहना जरूरी है कि तुम्हारे हक हकूक ये छीनेगा और फिर कमर में झाड़ू और गर्दन में मटका लटकावेगा। इस बात को समझो। शुक्रिया, थैंक यू।